दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश आपके साथ में, और आप सभी अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर एग्जाम मंत्रा चैनल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों इस चैनल पे अपन इस वीडियो के थ्रू अपन कंप्यूटर के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ मिलकर सोल्व करने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी की एग्जाम हो, चाहे वो किसी दूसरी, जहाँ पर भी कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले जब भी आप तैयारी कर रहे हो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को देखें। ये जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, डिस्कस करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जो भी डाउट आपको बीच में आता है उन डाउट्स को आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन दे पाऊँ आपको। ओके दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपको वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइबर लॉ में डीओएस या इसको डॉज बोल सकते हैं, तो डीओएस का पूरा रूप मीन फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप छोटी सी गलती कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ बच्चे करेंगे भी ये गलती। वो क्या करेंगे, ये साइबर लॉज को भूल जाएंगे और सीधा डीओएस पे आ जाएंगे। तो साइबर लॉ में डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। ओके, डिनायल ऑफ सर्विसेज यानी सर्विसेज का डिनायल हो जाना। ठीक है, कुछ बच्चे इसको क्या समझ लेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा डिनायल ऑफ सर्विस। मीन्स किसी एक तरह से किसी सर्विस को बंद कर देना। जैसे कि आपका सिम है, सिम कार्ड को कंपनी ने क्लोज कर दिया, उसका कनेक्शन कट कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं समझना है, साइबर लॉ को पे जाना है आपको, और साइबर लॉ पे आपको ध्यान देना है। तो इस पे होगा आपका डिनायल ऑफ सर्विस। पहला आंसर करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के निर्देशों मीन कंप्यूटर कमांड्स को क्रियान्वित एग्जीक्यूट कौन करता है? तो बताओ, कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं जो अपन कंप्यूटर को देते हैं, उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? आपने देखा होगा कंप्यूटर की सीपीयू में, कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा होगा आपने कि कंप्यूटर की जो सीपीयू होता है, सीपीयू में एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट में दो यूनिट होती हैं। कंट्रोल यूनिट तो सिर्फ कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उस यूनिट में भी दो यूनिट होती है। वो कौन सी होती है? एक तो अरिथमेटिक यूनिट होती है और एक होती है लॉजिकल यूनिट। तो ये जो दोनों यूनिट हैं, ये दोनों यूनिट कंप्यूटर में जो भी आप कमांड्स देते हो उनको एग्जीक्यूट करती है। इसका मतलब ये सही है, बी सही है, और करेक्ट आंसर सी होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या देखा है, ए एंड बी दोनों। कंट्रोल यूनिट नहीं होगा दोस्तों, ये सिर्फ कंट्रोल करता है, ना कि ये एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे जो वर्ड आया है एग्जीक्यूट, इसको देखो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पैकमैन ना नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो बताओ दोस्तों, पैकमैन किस कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, किस पर्पज के लिए बना था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पैकमैन बना था बैंकिंग के लिए। तो जो बैंक से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए कंप्यूटर बनाया गया था पैकमैन। ओके, तो बाकी इसमें आप ऑप्शंस नहीं होंगे, इसमें बैंक होगा करेक्ट।
करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? कंप्यूटर में की 5 जनरेशन थी, उन 5 जनरेशन में से माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आता था? तो दोस्तों ये तो न्यू वाली जनरेशन में ही है, बहुत ज्यादा पुरानी जनरेशन में नहीं है। तो आप बताओ कौन सा आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 4th जनरेशन, 4th पीढ़ी। ठीक है, तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह मेमोरी यूनिट, एक चीज को ध्यान रखना, मेमोरी यूनिट पूछा है जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है वह कहलाता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी यूनिट है जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली उसका सीधा संपर्क है, उसका क्या नाम होगा? बताएं आप। तो दोस्तों ऐसी जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं इसको। ये आपने बुक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली, हिंदी में पढ़ोगे तो मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना इसको, क्योंकि ये वर्ड भी बहुत फेमिलियर है, आजकल हर कहीं पे आपको देखने को मिलता है, न्यूज वगैरह में, इंटरनेट पर, हर जगह। तो अब्यूज मैनेजिंग सिस्टम, अब्यूज का मतलब होता है जैसे गाली गलौज टाइप का, जो भी अशोभनीय चीज होती है उनको बोलते हैं। तो अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है। तो ये कौन सी चीजें होंगी, बताइए आप मुझे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अपन स्पामिंग, और यहाँ वर्ड अपने को मिल रहा है स्पाम। स्पाम मीन किसी को बार बार एक ही एक चीज के लिए फोर्स करना, पुश करना, जबकि और वो गलत चीज है। ठीक है, तो गलत चीजों के लिए ईमेल्स करना, गलत ईमेल्स करना, या फिर रॉन्ग ईमेल्स करना, क्या कहलाता है? स्पाम। आपने स्पाम बहुत सारी जगह देखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिसका उपयोग वेब पेजेज को देखने के लिए किया जाता है? पहले तो ये देखो कि वेब पेज क्या होता है भाई। वेब पेज का मतलब होता है वेबसाइट के पेजेज। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखते हो, तो आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो, उस वेबसाइट में एक पेज होता है जहां पर आपको रिजल्ट दिखता है। ठीक है, तो वो वेब पेज होता है। उस वेब पेज को आप किस सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा साइट। साइट तो नहीं बोलेंगे, होस्ट भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्राउजर। लिंक नहीं होगा, लिंक तो सिर्फ एक लिंक है। ठीक है, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है और ये सॉफ्टवेयर वेब पेजेस को ओपन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली, ये बैठक प्रणाली थोड़ा कंफ्यूज कर देगी यार आपको, इंग्लिश में जरूर देख लेना इसको। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम ये होता है, एक पर्सन यहाँ बैठा है और ये बैठा है यूएसए के अंदर, और दूसरा पर्सन यहाँ बैठा है, ये बैठा है इंडिया के अंदर। अब ये दोनों आपस में मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये मिलेंगे किसी एक कंप्यूटर पर। तो इस कंप्यूटर पर जब ये मिलेंगे, इस चीज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ इससे रिलेटेड जो वर्ड अपने को मिल रहा है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा।
अगर इसका ऑप्शन एक ये भी आ जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो भी ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसको बोल सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिटाए गए फाइल, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स जमा होते हैं, कहाँ जमा होते हैं? मतलब अभी आपने कोई फाइल बनाया, नोटपैड का फाइल बनाया, एमएस वर्ड का फाइल बनाया, पीपीटी बनाया, और आपने उसको डिलीट कर दिया जस्ट। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं किया है, सिर्फ डिलीट किया है। ठीक है, तो वो कहाँ पर जमा होगा बताओ? तो दोस्तों सिर्फ डिलीट जो करते हैं वो आपको मिलता है रिसाइकल बिन में, और अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट कर देते हो तो हो जाएगा परमानेंटली डिलीट। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसका मतलब पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो सिर्फ डिलीट करेगा तो किसमें मिल जाएगा? रिसाइकल बिन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कागजी प्रति मेन हार्ड कॉपी बोलते हैं अपन उसको इंग्लिश में, तो हार्ड कॉपी बनाता है, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो हार्ड कॉपी बनाता है या फिर अपने को प्रिंट आउट निकाल के देता है? सपोज मार्कशीट की प्रिंट आउट निकलवानी है, कौन सा प्रिंटर होगा जो उसकी प्रिंट आउट निकाल के दे देगा आपको, बताओ? तो दोस्तों कई तरह के प्रिंटर होते हैं और अपने को ये देखना है कि कौन से ऐसे प्रिंटर हैं जो हार्ड कॉपी जनरेट करते हैं, मेन प्रिंट आउट निकालते हैं। तो दोस्तों लाइन प्रिंटर होता है वो भी निकालता है, डॉट मैट्रिक्स होता है वो भी निकालता है, और प्लॉटर भी प्रिंट आउट निकालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मीन सारे ही हैं। बस उनकी जो काम करने का तरीका है, प्रिंट करने का तरीका है वो अलग है, लेकिन निकालते ही सारे ही हार्ड कॉपी निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है भैया, बताओ जरा, इनमें से कौन से प्रिंटर को अपन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं? तो दोस्तों ये चीज आपको याद करनी होगी, नोट्स के थ्रू जानिए आप। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ट्रिम प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर ही क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे सी है वो करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि सी में आ रहा है ए एंड बी दोनों। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं अपन। पेरिफेरल उपकरण, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स का उदाहरण है। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, पहले तो ये देखो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स होते कौन से हैं दोस्तों? ये वो डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटर में बाहर की साइड से लगते हैं, एक्सटर्नली लगते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, इतना मैंने हिंट दे दिया है आपको। तो दोस्तों ये होंगे सीपीयू, ये तो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, तो ये तो नहीं होगा। माइक्रो प्रोसेसर भी अंदर ही रहता है। वर्ड ये तो एक सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है ही नहीं। प्रिंटर तो बाहर से कनेक्टेड होता है ना यूएसबी के थ्रू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंटर होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है बताओ? पहले तो सारे ऑप्शंस को पढ़ो आप, उसके बाद बताओ। पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर जैसा लगता है, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, और तीसरा ऑप्शन है इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा, अब बाकी बताओ। तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कोई दो चीजें आपस में मिल जाए। ठीक है, तो दो चीजें जब आपस में मिलती हैं तो वो हाइब्रिड बनता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा होगा डिजिटल एंड एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, इसका मतलब हाइब्रिड यही है। ठीक है, इसको याद इस तरह से कर सकते हो कि दो चीजें आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? हाइब्रिड बनाती हैं। तो यहाँ डिजिटल और एनालॉग दोनों मिल रही हैं और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बना रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीधा कौन सी लैंग्वेज को समझ सकता है? कौन सी लैंग्वेज को सीपीयू डायरेक्ट समझ सकता है? आपको ये क्वेश्चन बताना है।
तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर्स थे, तब से मशीन लैंग्वेज उनकी फेवरेट लैंग्वेज रही है और वो उसी को सबसे पहले समझते हैं। तो मशीन लैंग्वेज को कोई भी कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाएगा। बाकी ये जो लैंग्वेज है ये होंगी कन्वर्ट, और ये कन्वर्ट होने के बाद इनको कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, तो ये नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, तो कौन सी हो जाएगी? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? तो बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स कौन बनाता है, कैसे जनरेट होगा? तो बताइए ऐसा कौन सा प्रिंटर है दिए गए ऑप्शंस में से जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का अपने को प्रिंट आउट दे देगा? देखो दोस्तों, दो चीजों में आपको समझना है कि डिफरेंस क्या है यहाँ पे। एक तो है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? बिग साइज के ग्राफिक्स देता है। और दूसरा होता है प्रिंटर। तो प्रिंटर किसको देता है? स्मॉल, यानी छोटे ग्राफिक्स देता है। तो अच्छी क्वालिटी का कौन सा होगा? हमेशा बिग वाला होगा। और बिग वाला यहाँ पे क्या है? प्लॉटर का ऑप्शन एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा प्लॉटर। ठीक है, बाकी जो सारे प्रिंटर हैं, प्रिंटर स्मॉल क्वालिटी में देते हैं, और ये जो प्लॉटर होता है ये बड़ी अच्छी क्वालिटी में देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। लेजर प्रिंटर संबंधित है, तो निम्न में से कौन से ऐसे प्रिंटर हैं, नीचे देखो आप, जो लेजर प्रिंटर से संबंधित हैं? तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर है वो रिलेटेड किससे होगा? पेज प्रिंटर से। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कैरेक्टर प्रिंटर से भी नहीं है, लाइन प्रिंटर से भी नहीं है, और प्लॉटर से भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? एमएस एक्सेल में तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उसमें चार्ट बनाने का सही ऑप्शन कौन सा है बताओ? फॉर्मूला हो गया, इंसर्ट हो गया, डेटा हो गया, और व्यू हो गया। तो दोस्तों, फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला जो तरीका, सॉरी, चार्ट बनाने का जो तरीका होगा, विकल्प होगा अपने पास एमएस एक्सेल में, वो सबसे पहले क्या होगा? पहले अपन जाएंगे इंसर्ट में, और उस इंसर्ट में अपन क्या सेलेक्ट करेंगे? चार्ट। डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला, फॉर्मूला में चार्ट नहीं मिलेगा, फॉर्मूला में अपने को फॉर्मूला मिलेगा। डेटा में जाएंगे तो डेटा में अपने को चार्ट, डेटा से पहले भी तो कोई प्रोसेस आएगी, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, व्यू, व्यू में तो दिखाने का काम करता है, ना कि इंसर्ट करने का काम करता है, तो इसलिए गलत हो गया। फॉर्मूला है, उसमें अपने को फॉर्मूले मिलेंगे, ना कि अपने को चार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, चार्ट वाला। पहले इंसर्ट में जाएंगे, फिर चार्ट इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 का। लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित में डाटा अरेंजिंग करना कहलाता है। ऑप्शन ए है सॉर्टिंग, सेकंड बी है अरेंजिंग, सी है क्लासिफाइंग, एंड डी है समराइजिंग। तो बताएं कौन सा होगा? लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को कौन सा अरेंज करता है? तो दोस्तों, लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करता है सॉर्टिंग, अरेंजिंग नहीं करता है, क्लासिफाइंग नहीं करता है, समराइजिंग नहीं करता है। ठीक है, अगर दोस्तों कुछ भी इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको ज्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, इसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं उस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो दोस्तों बताओ, जैसे ही GUI लोड हो जाती है, कंप्यूटर बूट हो जाता है, उसके बाद पहला प्रोग्राम कौन सा चलता है? ऑप्शन ए है यहाँ पे डेस्कटॉप मैनेजर, दूसरा है फाइल मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर, फोर्थ है अथेंटिकेशन या फिर प्रमाणीकरण। बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा अथेंटिकेशन। ठीक है, डेस्कटॉप मैनेजर नहीं होगा,
फाइल मैनेजर नहीं होगा, विंडोज एक्सप्लोरर नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? प्रमाणीकरण बी। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। 20 MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंटेज क्या होता है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, उसमें अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना परसेंट अपन जूम कर सकते हैं? 100%, 200%, 300%, 400%? कौन सा करेक्ट आंसर है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अपन मैक्सिमम 400 जूम कर सकते हैं, इससे ज्यादा अपन MS पावर पॉइंट में जूम नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे मेरे पास। आज के लिए क्वेश्चन अपन ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल फिर मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, कोई क्वेश्चन हो आपके पास में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करो यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।